हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द ब्रिज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो, आज का जो वीडियो है हमारा, ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। ओके, इससे पहले हम 3 वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, और हम सभी पार्ट्स में एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 3 पार्ट में हम 150 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अभी जो है हम 150 से 200 तक इस पार्ट में क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से चल रही होगी। ओके फ्रेंड्स, और आप जो है इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, ये वीडियो आज 51 क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम समय ना गवाए तो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए, हमको बोला गया है 151 क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन ए टू पोल डीसी जनरेटर हैविंग डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग। अर्थात डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग वाले द्विध्रुवीय डीसी जनरेटर में आर्मेचर के समांतर पथ की संख्या क्या होगी पूछा गया है। ओके, तो हम जानते हैं कि हमारा जो लेफ्ट वाइंडिंग होती है, ओके, लेफ्ट वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या जो होती है वो हमेशा P बराबर A होती है। अर्थात नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात है, इसमें बोला गया हमको डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग बोला गया। ओके, डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग, तो डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग बोला गया है और द्विध्रुवीय बोला है, डबल पोल गया है, बोला गया है। ओके, दो पोल बोला गया है और डुप्लेक्स है, इसलिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा 4 हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो इसमें जो होगा हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अगर हमको डुप्लेक्स नहीं बोलता, ओके, डुप्लेक्स नहीं बोलता और ये पूछ लेता कि लेफ्ट वाइंडिंग वाले द्विध्रुवीय डीसी जनरेटर में आर्मेचर समांतर पथ की संख्या कितनी है बोलता, तो 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे डुप्लेक्स लगा दिया है इसलिए वो डबल हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डुप्लेक्स बोला है इसलिए दो पोल इंटू डुप्लेक्स के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पैरेलल पाथ 4 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। ओके, देखिए इसमें दिया है लेफ्ट वाइंडिंग के लिए आर्मेचर में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए बराबर पी होता है। ओके, तो फिर लेफ्ट वाइंडिंग डुप्लेक्स है। ओके, नोट में दिया है लेफ्ट वाइंडिंग डुप्लेक्स है, इसलिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है ए बराबर 2 इंटू पी। ओके, तो हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है फॉर बोथ लेफ्ट एंड वेव वाइंडिंग देयर आर अस मेनी कम्यूटेटर बार्स अस द नंबर ऑफ। अर्थात लेफ्ट और वेव वाइंडिंग दोनों के लिए दिक् परिवर्तक बार की संख्या इसकी संख्या के बराबर होती है। ओके, किसकी संख्या के बराबर होती है, तो हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ बार होता है वो होता है हमारा वाइंडिंग एलिमेंट्स के बराबर। ओके, वाइंडिंग एलिमेंट के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम कहाँ पे दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है वाइंडिंग एलिमेंट अर्थात वाइंडिंग घटक। चलिए इसके बारे में और देख लीजिए। चलिए, दिया है लेफ्ट एंड वेव वाइंडिंग दोनों के लिए कम्यूटेटर बार की संख्या वाइंडिंग एलिमेंट की संख्या के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द सीरीज फील्ड इफ ए शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय। अर्थात शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर के श्रृंखला क्षेत्र को इससे उद्दीपित किया जाता है। तो किससे एक्साइटेड किया जाता है, तो हम जानते हैं कि लोड करंट होता है हमारा, उससे एक्साइटेड किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये डायग्राम में बना भी दिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, जो कि शॉर्ट शंट जनरेटर का है। ओके, शॉर्ट शंट जनरेटर का डायग्राम है ये जो मैं बनाया हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें, लोड करंट, भार विद्युत प्रवाह। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओके, दिया है डी नंबर, शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर में
शंट फील्ड केवल आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल होता है, जबकि सीरीज फील्ड लोड के सीरीज में जुड़ा होता है, अतः लोड करंट से एक्साइटेड होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया है as a result of armature reaction the reduction in the total mutual air gap flux in a DC generator is approximately ओके अर्थात डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम से कुल परस्पर वायु गैप प्रवाह लगभग होता है। तो कितना होता है? ये होता है लगभग 3 से लेकर 5% तक होता है। तो हमारा ऑप्शन में दिया है 5%, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 5%। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। डी वाला बोला गया है आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा मेन फील्ड फ्लक्स का 5% फ्लक्स रिड्यूस होता है। ये हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, इन ए डीसी जनरेटर ऑल ऑफ द फ्लोइंग क्लाउड विद द इफेक्ट ऑफ आयरन लॉसेस एक्सेप्ट, अर्थात डीसी जनरेटर में निम्न में से सभी लोह क्षति के कारण हो सकता है सिवाय किसके अलावा बोला है? तो इसमें देखते हैं हमारा एफिशिएंसी में कमी, ये भी हो सकता, ये भी आयरन लॉस के कारण होता है। फिर बोला है एक इसमें क्रोट का अत्यधिक उष्ण होना, ये भी होता है। ओके, ये भी होता है हमारा आयरन लॉस के कारण। और सिरे के वोल्टेज में बढ़ाव, तो ये नहीं होता है। बाकी दिया है राइज टेम्परेचर इन, तो ये टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ओके, तो इसमें बोला है कौन सा नहीं होता है आयरन हानि के कारण? तो होता है हमारा जो इंक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज, ये नहीं होता है। ओके, सिरे के वोल्टेज में बढ़ाव नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, इंक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज, अर्थात सिरे के वोल्टेज में बढ़ाव। चलिए इसके बारे में अधिक देख लीजिए। चलिए बोला गया है सी आयरन लॉस होने से कोर में हीटिंग होती है, दक्षता कम हो जाती है। ओके, वेंटिलेटिंग एयर का तापमान बढ़ जाता है तथा टर्मिनल वोल्टेज भी कम हो जाता है। इसमें टर्मिनल वोल्टेज नहीं बढ़ता है, इसमें टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है लिखा है, तो वो नहीं होता है। बाकी 3 ऑप्शन सही थे इसमें। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द लॉसेस occurring in a DC generator given below which loss is likely to have highest proportion at rated load of the generator, अर्थात डीसी जनरेटर में होने वाली क्षतियाँ नीचे दी गई है। कौन सी क्षति जनरेटर के अनुपात भार पर अत्यधिक अंश होने की संभावना होती है? तो हमारी जो मैक्सिमम होती है वो होती है कॉपर लॉस के इसमें। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। ओके, इसमें ऑप्शन दिया, तो इसमें हमारा कॉपर लॉस वाला दिया है ऑप्शन नंबर सी में आर्मेचर कॉपर लॉस, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्मेचर कॉपर लॉस। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ऑप्शन सी बोला है आर्मेचर करंट बढ़ने पर आर्मेचर कॉपर लॉस बढ़ता है, ये आपको याद रखना है, तथा सीरीज फील्ड लॉस बढ़ता है, ये भी याद रखना है। जबकि ईडी करंट लॉस तथा हिस्टेरेसिस लॉस स्थिर होते हैं, क्योंकि ये ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, ये आयरन लॉस के अंतर्गत आते हैं। और आयरन लॉस जो होते हैं हमारे, ये स्टैटिक लॉस होते हैं, और कॉपर लॉस जो होते हैं हमारे वेरिएबल लॉस होते हैं। और हमें मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन में हमारे जो आयरन लॉस होते हैं वो कॉपर लॉस के बराबर होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग लॉस इज ए डीसी जनरेटर वेरियस सिग्निफिकेंटली विद द लोड करंट। अर्थात डीसी जनरेटर में भार विद्युत प्रवाह के साथ निम्न में से कौन से क्षति से महत्वपूर्ण बदलाव आता है। तो हम जस्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं आर्मेचर कॉपर लॉस से, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें भी सी में दिया है आर्मेचर कॉपर लॉस, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके भी डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या दिया है। ओके, इसमें भी दिया है लोअर करंट बनने पर आर्मेचर कॉपर लॉस I इंटू आर बढ़ता है, जबकि आयरन लॉस स्थिर रहता है। और आयरन लॉस के अंतर्गत जो आते हैं हमारे ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, हिस्टेरेसिस लॉस आते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, और बोला गया है डीसी सीरीज जनरेटर होने पर सीरीज फील्ड कॉपर लॉस भी बढ़ता है, पर वो कब, जब डीसी सीरीज जनरेटर होगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, बोला गया है इन ए रोटेटरी कन्वर्टर आई स्क्वायर आर लॉसेस अस कंपेयर टू ए डीसी जनरेटर ऑफ द सेम साइज विल बी। अर्थात एक ही परिमाण के डीसी जनरेटर की तुलना में आवर्ती परिवर्तित में आई स्क्वायर आर क्षति होती है, तो ये हमारी कम होती है। ओके, ये हमको याद रखना है, इसके कंपेरिजन में कम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए, इसमें बी वाला दिया है एक रोटरी कन्वर्टर में डीसी जनरेटर की अपेक्षा आई स्क्वायर आर लॉस कम होता है, ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है ए सीरीज जनरेटर बोला गया है। ओके, ए सीरीज जनरेटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए फीडर हैविंग 0.5 ohm resistance to boost the voltage. The induced voltage is given by generator AMF is equal 0.61 आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस इक्वल दिया है 0.2 ओम एंड RS इक्वल 0.3 ओम दिया है। फाइंड द वोल्टेज बूस्टेड बाय द जनरेटर व्हेन डिलीवरिंग 400 एम्पियर। अर्थात एक श्रृंखला जनरेटर वोल्टेज बढ़ावा देने के लिए 0.5 ओम प्रतिरोध वाले एक फीडर से श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। प्रेरित वोल्टेज EG बराबर 0.61 आर्मेचर करंट है द्वारा दिया जाता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस बराबर 0.2 ओम है और RS बराबर 0.3 ओम है। तो 400 एम्पियर लोड के लिए जनरेटर वोल्टेज बढ़ा, चलिए 400 एम्पियर लोड के लिए जनरेटर द्वारा बढ़ाया वोल्टेज का पता लगाइए बोला गया है। ओके, पहले बात तो हमको सीरीज जनरेटर बोला गया है और बाकी सबकी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कि किसकी वैल्यू कितनी है। ओके, और लास्ट में बोला गया है कि 400 एम्पियर लोड के लिए जनरेटर द्वारा बढ़ाया गया वोल्टेज पूछा गया है। ओके, तो हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा जनरेटर EMF के लिए, जनरेटर EMF EG बराबर होता है V प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे हमको क्वेश्चन के अनुसार प्लस आर्मेचर करंट इंटू RS आ जाएगा। ओके फ्रेंड,
तो इसमें हमको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ईएमएफ तो दिया हुआ है हमको, ईएमएफ दिया है, ईएमएफ दिया है 0.61 IA। ओके, तो वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज को इधर ले आएंगे तो हमारा ईएमएफ इधर चल जाएगा EG, और ये प्लस है तो ये माइनस में हो गया, माइनस IA इंटू RA माइनस IA इंटू RS। ओके, इसमें हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा क्या बना, EG माइनस IA इंटू RA माइनस IA इंटू RS। ओके, तो इसमें हमको अभी वैल्यू पुट करना है। ओके, तो जनरेटर ईएमएफ का वोल्टेज दिया हमारा, वैल्यू दिया है 0.61 IA, तो इसको हम लिख देंगे 0.61 IA। ओके, माइनस आर्मेचर करंट दिया है IA, नहीं दिया है इसमें, चलो IA, और रजिस्टेंस का वैल्यू दिया है इसमें IA इंटू रजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, रजिस्टेंस RA बराबर 0.2 ओम। ओके, 0.2 ओम दिया है, माइनस उसके बाद में IA, और फिर हमको RS का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 ओम, तो उसको लिख देंगे हम 0.3 ओम। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा V बराबर I को कॉमन ले लेंगे हम, I को कॉमन ले लिए IA को, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0.6 माइनस 0.2 माइनस 0.3। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा V बराबर हमारा आ जाएगा 0.1 IA हमारा आ जाएगा। ओके, 0.1 IA आ गया, 0.1 IA तो आ गया। ओके, पर अब इसमें हम ऊपर लिख लेते हैं V बराबर आ गया हमारा 0.1 IA आ गया। ओके, लेकिन हम जानते हैं सीरीज जनरेटर कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो लोड करंट होता है वो हमारे आर्मेचर करंट IA के बराबर होता है, ये हमको याद रखना है। और हमको लोड करंट कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 400 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, तो V बराबर हमारा जो इसका वैल्यू आया है 0.1 इंटू लोड करंट हमको कितना दिया है 400, तो 400 कर देंगे इंटू, तो हमारा V बराबर हो जाएगा 0.1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, तो V का वोल्टेज आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा हमारा 40 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर 40 वोल्ट हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं अभी, चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है 40 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में और आगे देख लेते हैं। चलिए, इसमें सबका वैल्यू दिया है, ईएमएफ का वैल्यू दिया है, RA RS सबका वैल्यू दिया है। ओके, जो हम इसमें फाइंड करें, फिर फॉर्मूला हमारा होता है जनरेटर ईएमएफ का, उसमें सबका वैल्यू पुट कर दिया, I को कॉमन ले लिया, उसके बाद में हमारा वोल्टेज का वैल्यू आया है V बराबर 0.1 IA। फिर हम जानते हैं कि इसमें दिया हुआ है लोड करंट होता है वो सीरीज जनरेटर कंडीशन में आर्मेचर करंट के बराबर होता है। ओके, और हमको क्वेश्चन में दिया है कि लोड करंट 400 एम्पियर है, तो वोल्टेज निकालने के लिए हम वापस 0.1 को इंटू 400 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 40 वोल्ट। ओके, चलिए 40 वोल्ट आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला गया है द डीसी जनरेटर रन एट ए स्पीड ऑफ 1000 RPM and flux per pole is 0.2 Weber. Number of poles are 2. The winding is wave winding बोला गया है, wave winding। ओके, and
having 480 conductor, the critical speed is 1200 rpm, then the generator EMF will be, अर्थात बोला गया है डीसी जनरेटर 1000 आरपीएम की गति से चलता है और फ्लक्स प्रति पोल 0.2 वेबर है। पोल की संख्या 2 है और वेव वाइंडिंग है। कंडक्टर की संख्या जो है 480 कंडक्टर है और क्रिटिकल स्पीड दिया हुआ है 1200 आरपीएम है। तब जनरेटर उत्पन्न ईएमएफ करेगा, पूछा गया है। ओके, तो हम जानते हैं हमारा जनरेटर अभी 1000 आरपीएम पर चल रहा है और क्रिटिकल स्पीड हमारे दिया है 1200 आरपीएम। तो हम जानते हैं कि जब हमारा जनरेटर जो क्रिटिकल हमारी स्पीड है 1200 आरपीएम, इस स्पीड से नीचे चलेगा तो उस कंडीशन में वोल्टेज जनरेट नहीं होता है। ओके, तो किसी भी जनरेटर को वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए जो हमारी क्रिटिकल स्पीड होती है उस स्पीड से अधिक स्पीड में घूमना होता है। ओके, जब हमारा जनरेटर 1200 स्पीड से अधिक स्पीड में घूमेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन हमारा जो है जनरेटर अभी 1000 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है, तो अर्थात ये क्रिटिकल स्पीड से कम में है, तो इसमें क्या है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, जनरेटर जो है ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। ओके, तो हमारा उत्पन्न ईएमएफ 0 हो जाएगा। अगर 1200 आरपीएम से अधिक होता तब हम फिर फॉर्मूले में जो दिए है सबका वैल्यू उसको पुट करके फाइंड आउट कर लेते, लेकिन हमारी स्पीड ही हमारे आरपीएम कम है तो हमारे जनरेटर में वोल्टेज जो है वो 0 जनरेट होगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 वोल्ट। ओके, चलिए इसमें देख लेते हैं और क्या दिया है डिटेल में। चलिए, दिया हुआ है एनसी अर्थात क्रिटिकल स्पीड अधिक है नॉर्मल स्पीड से। ओके, जनरेटर स्पीड से। इसलिए प्रश्न के अनुसार जब क्रिटिकल स्पीड एनसी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा होती है तब मशीन में 0 ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ बराबर 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है ए डीसी जनरेटर हैज 6 पोल, ए ब्रश शिफ्ट ऑफ 6 डिग्री एक्चुअल मीन्स ए ब्रश शिफ्ट ऑफ, अर्थात एक डीसी जनरेटर में 6 पोल है, 6 डिग्री वास्तविक का एक ब्रश शिफ्ट का अर्थ है एक ब्रश शिफ्ट। अर्थात हम जानते हैं क्या होता है हमारा, फिर इसके लिए थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर हमारा यह हो जाएगा 6 × 6/2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसको वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 6 × 6 हो जाएगा हमारा 36, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 80 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ओके, इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। चलिए, दिया है बी एक डीसी जनरेटर में 6 पोल है, 6 डिग्री वास्तविक का एक ब्रश शिफ्ट का अर्थ है एक ब्रश शिफ्ट 18 डिग्री इलेक्ट्रिकल का। अर्थात हम फॉर्मूला जानते हैं जो दिया हुआ है, इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे सबका तो हमारा 80 डिग्री आ जाएगा वैल्यू, 18 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है ए शंट जनरेटर हैज ए फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ 10%. If the generator is separately excited and it delivers rated load, the regulation will be, अर्थात एक शंट जनरेटर में 10% का पूर्ण भार वोल्टेज रेगुलेशन है। यदि जनरेटर के अलग से उद्दीप्त किया जाता है और रेटेड लोड प्राप्त होता है तो रेगुलेशन होगा। तो रेगुलेशन इसमें हमारा कितना होना चाहिए, इसमें हमारा रेगुलेशन जो हो जाएगा वो हमारा लेस देन 10% हो जाएगा। ओके, लेस देन 10% हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम।
ऑप्शन क्या दिया है, चलिए ऑप्शन में हमारा दिया है ऑप्शन सी में <10%। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 10% से कम। चलिए और उसके बारे में डिटेल देख लीजिए। ऑप्शन सी, एक शंट जनरेटर में 10% का पूर्ण भार वोल्टेज रेगुलेशन है। यदि जनरेटर के अलग से उद्दीप्त किया जाता है और रेटेड लोड प्राप्त होता है तो 10% से कम रेगुलेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है ए 130 मेगावाट जनरेटर इज यूजली कोल्ड बाय अर्थात 130 मेगावाट जनरेटर को सामान्यतया इसके द्वारा शीतल किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो 130 मेगावाट का जनरेटर होता है उसमें जो है हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं कूलिंग के लिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है हमारे एक बहुत ठंडी गैस होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। चलिए इसमें दिया है डी, 130 मेगावाट जनरेटर ठंडा करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ठंडी गैस होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है फाइंड द टोटल EMF जनरेटेड इन ए शंट जनरेटर विच डिलीवर्स 200 एम्पियर at terminal voltage of 230 volt. The armature resistance and shunt field resistance are 0.08 ohm and 50 ohm respectively. ओके, बोला गया है किसी शंट जनरेटर में कुल EMF ज्ञात करें जो 230 वोल्ट के टर्मिनल वोल्टेज पर 200 एम्पेयर देता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस क्रमशः 0.08 ओम है और 50 ओम है। ओके फ्रेंड्स, तो हमको EMF फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ओके, टोटल EMF फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, टोटल EMF फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा EMF का फार्मूला होता है, EMF का फार्मूला होता है हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन से लगाते आ रहे हैं, EG बराबर जनरेटर EMF बराबर टर्मिनल वोल्टेज V प्लस आर्मेचर करंट IA और आर्मेचर रेजिस्टेंस RA होता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब हमको यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, इसमें शंट वोल्टेज भी दिया है लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो हमको यहाँ पे फॉर्मूले में चाहिए उसको रख के हम जनरेटिंग EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें शंट करंट को फाइंड आउट कर ले। शंट करंट बराबर V अपॉन RS होता है, RS या RSL। ओके, तो इसमें दिया है हमको RSL बराबर दिया है 50 ओम। ओके, और वोल्टेज दिया है हमको 230 वोल्ट। ओके, 230 वोल्ट, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम 230 वोल्ट अपॉन 50। तो इस एक जीरो से इस जीरो काट देंगे तो हमारा बचेगा ये ISH का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4.6 एम्पियर आ जाएगा। ओके, तो ये याद रखना हमको ISH का वैल्यू जो हमारा 4.6 ओम आ गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारा जो आर्मेचर करंट होता है IA, वो आर्मेचर करंट लोड करंट IL प्लस शंट करंट ISH के बराबर होता है। ओके फ्रेंड, तो हमारा आर्मेचर करंट IA बराबर लोड करंट कितना दिया है हमको, इसमें लोड करंट दिया हुआ है 200 एम्पियर। ओके, लोड करंट दिया है 200 एम्पियर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200 प्लस
ISS का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है 4.6 एम्पियर। तो IA अर्थात आर्मेचर करंट बराबर हो जाएगा हमारा 204.6 ओम। ओके, तो ये IA फाइंड आउट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे जो हमारा फॉर्मूला होता है अपना जनरेटर का, जनरेटर EMF EG बराबर टर्मिनल वोल्टेज V प्लस आर्मेचर करंट IA प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस RA इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ओके, तो वोल्टेज कितना है हमारा 230 वोल्ट दिया हुआ है। तो 230 वोल्ट 230 प्लस आर्मेचर करंट IA हमने फाइंड आउट किया था, हमको कितना मिला है 204.6। ओके, इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस हमको दिया है 0.08 ओम। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 0.08 ओम। ठीक है, तो EG अर्थात जनरेटर EMF बराबर हमारा कितना हो जाएगा, चलिए पहले 230 प्लस 204.6 को 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 प्लस 37। ओके, तो अब जनरेटर EMF EG बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें 230 में जोड़ देंगे तो 246.4 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर 246.4 वोल्ट आ जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 246.4 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इसमें डायग्राम भी बना के दिया हुआ है हमको। ठीक है, डायग्राम भी बना के दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं नीचे। ठीक है, देख लीजिए, हमको फाइंड आउट करना था जनरेटिंग EMF। ठीक है, वोल्टेज दिया है, फिर आर्मेचर का करंट बराबर लोड करंट प्लस शंट करंट होता है, फिर हमको बाकी जिसका सबका वैल्यू इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके पहले हम क्या करें, शंट करंट को फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद में आर्मेचर करंट को फाइंड आउट कर लिए, तो 4.6 ओम आया। ओके, 4.6 ओम आया। उसके बाद क्या किए हैं हम, जो आर्मेचर करंट टोटल होता है वो हमारा हो जाता है, शंट करंट 4.6 करंट आया और आर्मेचर करंट हमारा 204.6 एम्पियर आता है। ओके, फिर वो EMF के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 246.4 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है द फंक्शंस ऑफ इक्वलाइजिंग कनेक्शन इन ए लैप वाउंड DC जनरेटर इज, अर्थात वलित कुंडली अर्थात लैप वाउंड DC जनरेटर में समकारी संयोजन का कार्य होता है। तो हम जानते हैं कि इसमें जो इसका फंक्शंस होता है वो होता है वो अवॉइड करता है, हमारा जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अवॉइड करता है। ओके, अगर ब्रश के ऊपर जो हमारा अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको अवॉइड करना होता है। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट ब्रशेस, अर्थात ब्रश पर विद्युत धारा के असमान वितरण को असफल करना होता है। ओके, इसके बारे में और अधिक देख लीजिए। ओके, ऑप्शन बी बोला है लैप वाउंड DC जनरेटर में समकालिक संयोजन का कार्य धारा का समान वितरण करना होता है, अर्थात धारा के असमान वितरण को रोकना या असफल करना होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है इन विच टाइप ऑफ कंपाउंड जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज राइज with application of load so that its full load voltage exists in no load voltage, अर्थात किस तरह के कंपाउंड जनरेटर में लोड के इस्तेमाल के कारण टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है ताकि उसका फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज के वोल्टेज से बढ़ जाए।
ओके, तो ये हम जानते हैं हमारा ये होता है हमारा ओवर कंपाउंड जनरेटर था। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम। ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है ओवर कंपाउंड जनरेटर, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। और इसमें डायग्राम में भी दिया हुआ है। ओके, ओवर कंपाउंड जनरेटर का इसमें सब का दिया है, ठीक है। ये वोल्टेज टर्मिनल है। ओके, ओवर कंपाउंड जनरेटर का कम्युलेटिव कंपाउंड और अंडर कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम दिया है, और ये नीचे लोड करंट का दिया है। ओके, तो इसमें बोला गया है ओवर कंपाउंड जनरेटर के प्रयोग से उसका फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से बढ़ जाएगा। ओके, फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से बढ़ जाता है, ये हमें याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है इन ए डीसी मशीन विच स्टेटमेंट स्टेट्स द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल। ओके, तो हम जानते हैं कि जो हमारे, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक डीसी मशीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन वाइंडिंग तथा अंतः ध्रुवों की क्षतिपूर्ति के उद्देश्यों की व्याख्या करते हैं। अर्थात इसमें हमको पूछा गया है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम और इंटरपोल का काम। तो हम जानते हैं कि जो हमारे कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो जो होते हैं आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और जो इंटरपोल होता है हमारा, इंटरपोल को कम्यूटेशन में सुधार करने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? ओके, तो ऑप्शन हमारा बी में दिया हुआ है कंपनसेटिंग वाइंडिंग टू न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन एंड इंटरपोल टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। ओके, अर्थात आर्मेचर प्रतिक्रिया को संतुलित करने हेतु वाइंडिंग की क्षतिपूर्ति दिक् परिवर्तक में सुधार हेतु अंतः ध्रुवों की स्थापना करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में और अधिक देख लीजिए। दिया है ऑप्शन बी, डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग आर्मेचर रिएक्शन समाप्त करना होता है। ओके, समाप्त करने के लिए करते हैं, तथा इंटरपोल का उपयोग कम्यूटेशंस में सुधार करने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला गया है जनित्र द्वारा जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति इसके डैश पर निर्भर करती है। आवृत्ति किसके ऊपर निर्भर करती पूछे गए हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं n बराबर 120 एफ अर्थात फ्रीक्वेंसी अपॉन पी होता है। ओके, तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए लाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए एफ बराबर हमारा हो जाएगा n इंटू पी अपॉन 120। अर्थात हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जो n जो है हमारा, n है हमारा स्पीड। ओके, स्पीड, और p है नंबर ऑफ पोल है। ओके फ्रेंड, तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे स्पीड और नंबर ऑफ पोल दोनों पर डिपेंड करेगी। ओके, तो इसमें देख लेते हैं, स्पीड दिया है और ध्रुवों की संख्या दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ए एवं बी। ओके, चलिए इसके बारे में और देख लीजिए। चलिए, दिया है जनित्र द्वारा जनित विद्युत वाहक बल फ्रीक्वेंसी है स्पीड एंड नंबर ऑफ पोल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हम फॉर्मूले में देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक जनरेटर जनित्र का निर्धारण है 2 किलोवाट 200 वोल्ट डीसी, वह डैश की भार धारा की आपूर्ति कर सकता है। अर्थात हमको पावर दिया है 2 किलोवाट और वोल्ट दिया है 200 वोल्ट डीसी, तो वह कितने एम्पियर भार धारा की आपूर्ति कर सकता है पूछा गया है। ओके, तो हम जानते हैं पावर बराबर हमारा होता है पी वोल्टेज इंटू करंट। ओके, वोल्टेज इंटू करंट, सॉरी
चलिए हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर वोल्टेज इंटू करंट। ओके, वोल्टेज इंटू करंट। तो हमें फाइंड आउट करना है करंट आई फाइंड आउट करना। तो हमारा करंट आई बराबर हो जाएगा पावर इंटू वोल्टेज हो जाएगा। ओके, तो हमारा पावर दिया है 2 किलोवाट। ओके, करंट आई बराबर पावर दिया है 2 किलोवाट अर्थात 2000 वाट। ओके, 2000 वाट दिया है। ओपन वोल्टेज दिया है हमको, वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। ओके, और 2000 वाट हम है। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? ओके फ्रेंड्स, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे P और V। तो हमारा पावर है 2000 वाट हो जाएगा, 2 किलो वाट है तो, और वोल्टेज 200 वोल्ट है। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो करंट हमारा IL लोड करंट बराबर 10 एम्पेयर आ जाएगा। ओके, 10 एम्पेयर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 10 एम्पेयर। ओके, चलिए इसके बारे में और देख लीजिए। देखिए 2 किलोवाट पावर दिया है अर्थात 2000 वाट, और टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट दिया है। ओके, तो लोड करंट हमको फाइंड आउट करना है। तो पावर का फार्मूला हम जानते हैं। फिर करंट निकालने के लिए हमारा करंट आई बराबर P ओपन V हो जाएगा, और इसमें इनका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 10 एम्पेयर करंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है डीसी जनरेटर में प्रारंभ में प्राप्त होती है। तो प्रारंभ में प्राप्त होती है कौन सी करंट पे चाहते हैं? तो हमको प्रारंभ में डीसी जनरेटर में स्टार्टिंग में एसी प्राप्त होती है, क्योंकि जो हमारा जनरेटर होता है, ये जनरेटर है मान लीजिए, ठीक है, यह जनरेटर एसी जनरेट करता है। उसके बाद में यहाँ पे कम्यूटेटर लगा होता है। ओके, कम्यूटेटर लगा होता है, वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, एसी में डीसी को कन्वर्ट करके देता है। तो ये बोला गया है डीसी जनरेटर में प्रारंभ में प्राप्त होगा, प्रारंभ में हमको एसी प्राप्त होगी। ओके, एसी प्राप्त होगी और वो एसी कम्यूटेटर पे आएगी, और कम्यूटेटर हमारे उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके देगा, या यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करके देगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, डीसी जनरेटर में प्रारंभ में डीसी ही एसी ही मिलती है। ओके, डीसी जनरेटर में प्रारंभ में एसी ही मिलती है। इसे कम्यूटेटर द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द फील्ड पोल एंड आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस। अर्थात एक डिस्ट धारा जनित्र के क्षेत्र ध्रुव और आर्मेचर कोर प्रकलित किए जाते हैं हटाने के लिए। तो हम जो लेमिनेटेड करते हैं वो हम ईडी करंट लॉस जो होता है हमारा भंवर धारा हानि को हटाने के लिए करते हैं, उसको के लेमिनेटेड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ईडी करंट लॉस अर्थात भंवर धारा हानि। चलिए इसके बारे में और देख लीजिए। चलिए दिया है आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करने से भंवर धारा का मान कम होता है, अतः भंवर धारा हानियाँ कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है इफ नंबर ऑफ पोल इन लैप वाउंड डीसी जनरेटर आर डबल द जनरेटेड ईएमएफ विल बी। अर्थात यदि लैप वेष्टित डिस्ट धारा जनित्र में ध्रुवों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। ओके, लैप वाउंड में बोला गया है। तो लैप वाउंड में मान लीजिए, इसमें हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ पोल होते हैं वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होते हैं, और फॉर्मूले में जो होता है हमारा नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ओके, तो चाहे कितनी भी संख्या बढ़ जाए, हमारा जो नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपस में कट जाएंगे, तो हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो अनचेंज रहेंगे।
उदाहरण के लिए फॉर्मूले में लिखा हो, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट में वो लगाया कि हमारा EMF इतना है, अगर जो हमारा नंबर ऑफ पोल को दुगना कर दिया जाएगा तो EMF क्या होगा। मान लीजिए नंबर ऑफ पोल दुगना कर दिया तो यहाँ पे 2P लिख दिए हम, तो हमारा जो नंबर ऑफ ये पैरेलल पाथ है वो भी 2 हो जाएंगे, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो अनचेंज रहेगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनचेंज अर्थात अपरिवर्तित। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ओके, दिया हुआ है यदि लेप वेष्टित अर्थात लेप वाउंड दिष्ट धारा जनित्र में ध्रुवों की संख्या दुगनी की जाती है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल अपरिवर्तित होगा, क्योंकि लेप कुंडलन में मशीन में समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बोला गया है ए 4 पोल डीसी जनरेटर runs at 1500 rpm. The frequency of current in armature winding is, अर्थात एक 4 ध्रुव दिष्ट धारा जनित्र एक 1500 rpm पर चलता है। आर्मेचर वेस्टर्न में धारा की आवृत्ति होगी। ओके, तो हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला जानते हैं, हमारा क्या होता है, n बराबर 120 F अर्थात फ्रीक्वेंसी अपॉन P होता है। ओके, जिसको हम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कर देते हैं, F बराबर स्पीड n पोल P अपॉन 120 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी F के लिए हम स्पीड कितना दिया हमको 1500 rpm, तो यहाँ पर लिखते 1500 इंटू पोल कितने दिए हैं, नंबर ऑफ पोल 4 दिया है, नंबर ऑफ पोल 4 दिया है। ओके, तो नंबर ऑफ पोल 4 हो जाएगा। ओके, अपॉन 120, तो एक जीरो को एक जीरो से काट दिया अपन, एक जीरो को एक जीरो से काट दिया। अब 4 एकम 4, 4 3 12। ओके, अर्थात हमारा बच गया 150 अपॉन 3। तो 150 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50 हर्ट्ज, 50 आ जाएगा, तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, इसको देख लीजिए। ओके, इसमें दिया है 4 पोल, स्पीड दिया है 1500 rpm, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ओके, तो फिर हमारा क्या बचेगा, 150 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो हम हमारा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक मिनट इंग्लिश वाला में लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमारा, इन ए डीसी जनरेटर 8 पैरेलल पाथ एंड 16 ब्रशेस फॉर कलेक्शन ऑफ करंट आर यूज्ड. If voltage drop per brush is 1 volt, then reduction is the induced EMF is induced EMF is okay. Then reduction is the induced EMF is पूछा। Okay, induced EMF will be, अर्थात एक दिष्ट धारा जनित्र में 8 समांतर परिपथ और धारा संग्रह करने हेतु 16 ब्रश प्रयोग किए गए हैं। यदि प्रति ब्रश विभवपात अर्थात वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में कमी होगी। ओके, तो हम जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप अर्थात विद्युत वाहक बल में कमी के लिए फॉर्मूला हमारा होता है E बराबर नंबर ऑफ ब्रश, कितना दिया है 16 दिया है नंबर ऑफ ब्रश, ओके, अपॉन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। तो पैरेलल पाथ दिया है हमारे को 8, तो 16 अपॉन 8, तो हमारा आ जाएगा 2 वोल्ट, अर्थात 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ओके, चलिए इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा। चलिए इसमें देखना, समांतर पथों की संख्या दिया है 8, ब्रशों की संख्या 16,
तो विद्युत वाहक बल बराबर ब्रशों की संख्या अपन पैरेलल पाथों की संख्या, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 16/8 तो 2 वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है इन ऑर्डर टू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ ए डीसी जनरेटर, अर्थात एक डीसी जनरेटर की ध्रुवता को उत्क्रम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, हम फील्ड करंट को रिवर्स कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, फील्ड करंट शॉल्ट रिवर्स, अर्थात क्षेत्र धारा को शॉल्ट उत्क्रम कर देते हैं। ओके, तो फील्ड करंट शूट रिवर्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें देख ले, नीचे भी ऑप्शन दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। ओके, केवल 1। तो देख लीजिए, इसमें एक डीसी जनरेटर की ध्रुवता को उत्क्रम अर्थात रिवर्स करने के लिए क्षेत्र धारा को उत्क्रम करना चाहिए। दिष्ट धारा जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए स्थायी या विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। चालक आर्मेचर में स्थित होता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 176, सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ ए सीरीज जनरेटर, अर्थात एक श्रृंखला जनरेटर की स्व उत्तेजना संभव है। तो ये संभव होती है हमारी केवल जब हमारा लोड करंट होता है वो शून्य ना हो। ओके, तो फर्स्ट में दिया है शून्य हो, लोड धारा से स्वतंत्र हो, ये भी गलत है और संभव नहीं है। तो ये संभव होता है पर कब, जब लोड धारा हमारे शून्य नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन लोड करंट इज नॉट जीरो, अर्थात केवल तभी संभव है जब लोड धारा शून्य न हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखिए, इसमें दिया है डी, एक श्रृंखला जनित्र की स्व उत्तेजना केवल तभी संभव है जब लोड धारा शून्य न हो। इस प्रकार के जनरेटर में क्षेत्रीय कुंडली मोटे विद्युत रोधक तार से वो कम वर्तन देकर बनाई जाती है। ओके, बनाए जाते हैं और क्षेत्रीय कुंडली को आर्मेचर की श्रेणी में जोड़ा जाता है, ये याद रखना है। इसका क्षेत्र जो होता है वो तब तक उत्तेजित नहीं होता है जब तक कि इसका बाह्य लोड का स्विच बंद ना हो। ओके, बंद अर्थात ऑन ना हो। इस प्रकार पूर्ण लोड धारा श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है और उसी लोड धारा के क्षेत्र को उत्तेजित करती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है हार्मोनिक इन ए जनरेटर आर डेवलप्ड ड्यू टू, अर्थात एक जनरेटर में हार्मोनिक के विकसित होने का कारण है। तो वो कब होता है, हार्मोनिक जब हमारा विकसित होता है जब हमारी कोर जो होती है वो सेचुरेट हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेचुरेशन ऑफ कोर, अर्थात कोर की संतृप्ति हो जाने पर। ओके, तो इसमें देख लीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, एक जनित्र में हार्मोनिक के विकसित होने का कारण कोर की संतृप्ति है। डीसी जनरेटर का कोर इस्पात की पत्तियों से बनाया जाता है। पत्तियों की मोटाई 1 से 1.5 mm तक हो सकती है। ओके, 1 से 1.5 mm तक हो सकती है, जिससे भंवर धारा हानि कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द ओपन सर्किट वोल्टेज इफ ए 220 वोल्ट जनरेटर इज रन एट फुल स्पीड विथआउट एनी एक्साइटेशन, अर्थात यदि एक 220 वोल्ट का जनरेटर किसी भी उत्तेजना के बिना पूरी गति से चलाया जाता है तो खुले सर्किट वोल्टेज का अनुमानित मान क्या होगा। ओके, अनुमानित मान क्या होगा बोला गया है। तो अनुमानित मान अगर खुला ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में क्या होता है कि जो उसका रेटेड वोल्टेज होता है उसका 3% से लेकर 5% तक वोल्टेज होता है।
तो 220 है, तो 220 का होगा, तो हमारा जो वोल्टेज हो जाएगा इसका, हमारा ये हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इसमें देख लीजिए। ओके, इसके डिटेल में दिया हुआ है। ऑप्शन सी, यदि एक 220 वोल्ट का जनरेटर किसी भी उत्तेजन के बिना पूरी गति से चलाया जाता है तो खुले सर्किट का अनुमानित मान 2 वोल्ट होगा। फील्ड परिपथ खुला अर्थात ओपन है, तब खुला परिपथ वोल्टेज रेजिडुअल वोल्टेज होगा, जो कि 3% से 5% रेटेड वोल्टेज का होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ आयरन लॉसेस इन ए डीसी जनरेटर। अर्थात इसमें से कौन सा एक डीसी जनरेटर में लो हानि का प्रभाव नहीं है। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन कौन से दिए हैं, और उसमें से फिर हमारा आयरन लॉस का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं बोला गया है। ओके, तो फर्स्ट दिया है, कोर गेट्स एक्साइटली हीटेड, अर्थात कोर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है। यह होता है, सही है हमारा, आयरन लॉस के कारण। दूसरा बोला है इफिशिएंसी डिक्रीज, अर्थात इफिशिएंसी कम हो जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा दिया है टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज, तो ये नहीं होता है, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता है आयरन लॉस के कारण। बाकी डी दिया हुआ है टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेशन एयर राइजेस, अर्थात वेंटिलेशन का तापमान बढ़ जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सी वाला मैच नहीं कर रहा है। तो हमको यहाँ पे पूछा है कौन सा प्रभाव नहीं है, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज, ये वाला प्रभाव नहीं है, तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है, हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, देख ले, एक डीसी जनरेटर में लो हानिया का प्रभाव से कोर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है, दक्षता कम हो जाती है और वेंटिलेशन हवा का तापमान बढ़ जाता है, ये याद रखना है। लेकिन वोल्टेज टर्मिनल बढ़ जाता है, वो इससे कोई संबंध नहीं रखता है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस इन ए डीसी जनरेटर इज इंक्रीज्ड बाय, अर्थात कब इंक्रीज होगा, तो एक डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध बढ़ता है जब, तो हमारा जो क्रांतिक अर्थात क्रिटिकल रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, जब हम क्रिटिकल स्पीड बढ़ाते हैं, अर्थात इंक्रीज स्पीड करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग स्पीड, अर्थात गति बढ़ाने पर हमारा जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी पिछले बार हम पढ़ चुके हैं, पिछले पार्ट्स में, और बार बार रिपीट हो रहा है। और अभी इसमें भी देखिए, DSSB 2014 और UPPCL 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, तो हाँ, सारे क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके, चलिए, ऑप्शन ए, एक डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध गति बढ़ाने से बढ़ता है। शंट क्षेत्र का वह प्रतिरोध जो खुला परिपथ अभिलक्षण वक्र पर स्पर्श रेखा प्रदर्शित करता है, जनित्र के लिए दिए गए गति पर क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। और क्रांतिक प्रतिरोध बराबर हमारा होता है कोटि वोल्टता में और वियोजक एम्पियर में होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, बोला गया है, 2 DC सीरीज जनरेटर आर रनिंग इन पैरेलल एंड इक्वलाइजर बार विल बी एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू, अर्थात 2 DC श्रृंखला जनरेटर समांतर में चल रहे हैं, एक इक्वलाइजर बार नियोजित किया जाता है। ओके, नियोजित किया जाता है, तो एक इक्वलाइजर बार क्यों नियोजित किया जाता है उसमें, कि जो अगर हमारे 2 समान मशीन है, ठीक है, उनमें जो करंट होता है वो लोड के ऊपर बराबर डिवाइड होना चाहिए, बराबर करंट मिलना चाहिए, इसके लिए हम जो है इक्वलाइजर का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारा कहाँ पर दिया है। ओके, इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है। ओके, पास इक्वल करंट टू द लोड बाय 2 सिमिलर मशीन्स, अर्थात 2 समान मशीनों से बराबर धाराओं को लोड से
गुजारने के लिए इक्वलाइजर का यूज़ करते हैं हम, ये आपको याद रखिएगा। ओके, देख लीजिए ऑप्शन सी, दो डीसी श्रृंखला जनरेटर समांतर में चल रहे हैं, एक इक्वलाइजर बार नियोजित दो बराबर मशीन के बराबर धाराओं को लोड से गुजारने के लिए किया जाता है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम जनरेटर डिमांड टू जनरेटर कैपेसिटीज, अर्थात जनरेटर क्षमता से अधिकतम जनरेटर मांग का अनुपात होता है। ठीक है, अर्थ पूछा है जनरेटर क्षमता से अधिकतम जनरेटर मांग का अनुपात होता है, तो वो होता है हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है, यूटिलाइजेशन फैक्टर अर्थात उपयोग कारक। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए दिया है, जनरेटर क्षमता से अधिक जनरेटर मांग का अनुपात उपयोग कारक अर्थात यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। यह उत्पादित किलोवाट घंटा एवं संयंत्र क्षमता तथा संयंत्र के उपयोग घंटा का गुणनफल का अनुपात होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव टू गेट माई ऑटोमोबाइल्स बैटरी चार्जर आउट ऑफ द फ्लोइंग विच जनरेटर शुड आई प्रेफर, अर्थात मुझे अपने ऑटोमोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जनरेटर को प्राधान्यता देनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि बैटरी चार्जिंग में जो है हम शंट जनरेटर का यूज करते हैं और बूस्टर के लिए हम करते हैं सीरीज जनरेटर का। ओके, तो हमको बैटरी चार्जिंग के लिए बोला गया है, तो बैटरी चार्जिंग के लिए हमारा शंट जनरेटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है शंट जनरेटर। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है डी, मुझे अपने ऑटोमोबाइल की बैटरी चार्जिंग करने के लिए शंट जनरेटर को प्रधानता देनी चाहिए। इस जनरेटर की क्षेत्रीय कुंडली बारीक विद्युत रोधिक धारा से अधिक टर्न देकर बनाई जाती है। क्षेत्रीय कुंडली को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है तथा जिससे क्या होता है, क्षेत्र पूर्ण वोल्टेज से संयोजित होता है। इससे जनरेटर की क्षेत्रीय कुंडली को शंट कुंडली या शंट क्षेत्र भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमको, AMF जनरेटेड इन ए डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अर्थात एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न AMF सीधे अनुपातिक है। तो उत्पन्न AMF किससे सीधे अनुपातिक होता है, तो हम जानते हैं हमारा उत्पन्न AMF जनरेटर AMF EG बराबर होता है फ्लक्स फाई, नंबर ऑफ कंडक्टर Z, स्पीड N और नंबर ऑफ पोल P अपॉन 60 इंटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A होता है। ओके, तो हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा, फ्लक्स फाई, Z नंबर ऑफ कंडक्टर, N स्पीड RPM में और P पोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसमें दिया है फ्लक्स, तो फ्लक्स का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ पोल दिया है, तो नंबर ऑफ पोल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और स्पीड ऑफ आर्मेचर, तो आर्मेचर की स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तीनों हमारे सही हो जाएंगे। ओके, नीचे क्या दिया है देख लेते हैं। ओके, नीचे ऑप्शन दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ओके, तीनों सही है। चलिए नीचे देख लेते हैं इसके बारे में। ओके, दिया है एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF सीधे फ्लक्स ध्रुवों की संख्या तथा आर्मेचर की स्पीड के सीधे अनुपातिक होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वंस डिस्ट्रॉयड द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए शंट जनरेटर कैन बी रिस्टोर्ड बाय कनेक्टिंग इट्स शंट फील्ड,
अर्थात एक बार नष्ट हो जाने पर भी शंट जनरेटर के अवशिष्ट चुंबक को बहाल किया जा सकता है उसके शंट क्षेत्र को डैश जोड़कर। तो शंट क्षेत्र में हमको बैटरी को जोड़कर जो है उसको वापस क्या कर सकते हैं, अवशिष्ट चुंबक को उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। ओके, दिया है ए वाला, एक बार नष्ट हो जाने पर शंट जनरेटर के अवशिष्ट चुंबक को बहाल किया जा सकता है उसके शंट क्षेत्र को बैटरी से जोड़कर, क्योंकि शंट जनरेटर के कुंडलन अधिक वर्तनों के आर्मेचर के समांतर में जुड़े रहते हैं। शंट जनरेटर का उपयोग बैटरी के आवेशन के में प्रयोग किया जाता है। शंट जनरेटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इन एन ओवर कंपाउंड जनरेटर विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड टर्मिनल वोल्टेज इज। अर्थात एक ओवर कंपाउंड जनरेटर में शून्य लोड्स के संबंध में पूर्ण भार टर्मिनल वोल्टेज डैश होता है, तो ये अधिक होता है, ये हम जानते ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, मोर अर्थात अधिक होता है। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। ओके, दिया है एक ओवर कंपाउंड जनरेटर में शून्य लोड के संबंध में पूर्ण भार टर्मिनल वोल्टेज अधिक होता है। कंपाउंड जनरेटर शंट तथा श्रेणी जनरेटरों का संयुक्त रूप है। ध्रुवों पर शंट तथा श्रेणी दोनों कुंडलियां कुंडलित होती है। शंट क्षेत्र को आर्मेचर के समांतर तथा श्रेणी क्षेत्र को आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेडी स्टेट फॉल्ट करंट ड्यूरिंग ए 3-फेज टर्मिनल फॉल्ट ऑन ए जनरेटर इज लिमिटेड बाय। अर्थात एक जनरेटर पर त्रिकला टर्मिनल दोष के दौरान स्थित अवस्था दोष निम्न द्वारा सीमित किया जाता है। तो ये हम जानते हैं कि जो हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है उसके द्वारा हम उसको लिमिट कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर, अर्थात सिंक्रोनस जनरेटर का सिंक्रोनस प्रतिघात। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, दिया है सी, जनरेटर में स्टेडी स्टेट फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए सिंक्रोनस रिएक्टेंस को जनरेटर के सीरीज में लगाया जाता है, ये भी याद रखना। ओके, सिंक्रोनस जो हमारा होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इसको जनरेटर के सीरीज में लगाते हैं, ये याद रखना है आपको। ओके, सिंक्रोनस रिएक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस काफ़ी अधिक होता है, जिससे संपूर्ण इम्पीडेंस बढ़ जाता है और फॉल्ट करंट कम हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 188। बोला गया है, आयरन लॉसेस इन डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। अर्थात दिष्ट धारा उपकरण मशीनों में लोहा हानि इनमें से किसके परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है। तो लोहा हानि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, तो लोहा हानि जो होती है हमारे आयरन लॉस जो स्पीड पर डिपेंड करती है, लोड पर डिपेंड नहीं करती है। लोड के ऊपर हमारे कॉपर लॉस डिपेंड करती है। ओके, वोल्टेज पर डिपेंड करती है, अर्थात वोल्टेज और स्पीड पर डिपेंड करती है हमारी आयरन लॉस। ओके, आयरन लॉस जो होता है हमारा वोल्टेज और स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन लोड पर डिपेंड नहीं करता है। लोड पर हमारा कॉपर लॉस डिपेंड करता है। तो इसमें क्या पूछा है, किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, तो हमारा लोड पर निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, इसमें देख लीजिए। बोला गया, डीसी मशीन की लोड बढ़ने से आयरन लॉस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोला गया है, एक 4 पोल तरंग वेव अर्थात वेव वाउंड है। ओके, जनित्र, ठीक है, एक वेव वाउंड जनित्र है। एक चुंबकीय क्षेत्र जो है
चुंबकीय क्षेत्र 5 × 10⁻³ वेबर अर्थात 5 माइक्रोवेबर में 1000 आरपीएम गति से घूमता है। ओके, चालक की संख्या 1000 दिया हुआ है। जनित्र उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा? जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा बोला गया है। ओके, तो हम जानते हैं EMF बराबर क्या होता है हमारा, EG फ्लक्स फाई इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर इंटू स्पीड n इंटू नंबर ऑफ पोल P अपॉन 60 इंटू A होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमको वेव बाउंड बोला गया है। ओके, तो वेव बाउंड बोला गया है, तो इसमें जो है हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं, तो एक ही जगह पे 2 आ जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 5 माइक्रोवेबर बोला है, तो इसको हम रख देंगे 5 × 10⁻³ इंटू, ओके, ये दिया हुआ है वेबर, उसको हम लिख दिए 5 की जगह। फिर नंबर ऑफ कंडक्टर Z, नंबर ऑफ कंडक्टर Z बराबर 1000 दिया है, तो इंटू 1000, ओके, 1000 इंटू n कितना है, n भी 1000 आरपीएम दिया है, तो इंटू 1000 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ पोल 4 दिया हुआ है, तो 4 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 60 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि वेव बाउंड है। जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारा जनरेटर EMF EG बराबर हो जाएगा 166.6 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा, 166.6 वोल्ट। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ओके, इसमें दिया हुआ है फॉर्मूला है जो EMF का। ओके, और वेव बाउंड है, इसलिए पैरेलल पाथ जो है हमेशा 2 होंगे। ओके फ्रेंड्स, और इस फॉर्मूले में हम सबका वैल्यू पुट कर दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इसमें आ जाएगा ये 166.6 वोल्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए बोला गया है, पोल शू ऑफ ए DC मशीन इज लेमिनेटेड फॉर द पर्पज ऑफ, अर्थात DC मशीन में पोल शू निम्न हेतु पटलित किए जाते हैं। ओके, तो लेमिनेटेड हम क्यों करते हैं, हम पिछले क्वेश्चन से आपको बताते आ रहे हैं कि हम जब भी हमको ED करंट लॉस कम करना होता है, उसके लिए जो है क्या करते हैं, हम कोर को लेमिनेटेड करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिक्रीज ED करंट लॉस, अर्थात भंवरधारी हानि को कम करने हेतु। ओके, इसके बारे में और देख लीजिए। चलिए, बोला गया है बी वाला, DC मशीन में पोल शू भंवरधारा हानियों को कम करने के लिए पटलित करते हैं। पोल शू इस्पात की पत्तियों से बने होते हैं, जिससे भंवरधारा हानियाँ कम हो जाती है। कभी कभी मशीनों में योक तथा ध्रुवीय कोट को एक साथ ढाल देते हैं तथा पत्तियों से बनने ध्रुव नाल को ध्रुवीय क्रोडों के साथ बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। ओके, बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। ध्रुवीय नाल क्षेत्रीय कुंडलन को रोकने का कार्य करता है, अर्थात जो फील्ड जो होता है हमारा पोल शू जो होता है हमारे फील्ड कोयल को रोकने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए लैप वाउंड DC मशीन हैज़ 400 कंडक्टर्स एंड 8 पोल, द वोल्टेज induced per conductor is 2 volt. The machine generated a volt of, अर्थात एक लैप वाउंड DC मशीन में
400 चालक तथा 8 ध्रुव है। प्रति ध्रुव प्रेरित विद्युत वाहक विभव का मान 2 वोल्ट है। मशीन द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव का मान होगा। ओके, मशीन द्वारा उत्पन्न विभव का मान होगा, तो इसका विभव का मान क्या होगा वो हम जानते हैं। पहले तो हम कर लेंगे पैरेलल पाथ में, जो पैरेलल पाथ होता है उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा चालक है कंडक्टर उसको ले लेंगे, चालक 400 अपॉन पोल, ये हो जाएगा हमारा 8 दिया है तो 8, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारा हो गया 50। ओके 50, लेकिन अब क्या बोला गया, 50 कंडक्टर है एक पैरेलल पाथ में, लेकिन बोला गया है कि प्रेरित विभव का मान 2 वोल्ट है। प्रति ध्रुव प्रेरित विद्युत विभव का मान 2 वोल्ट है। ओके, अर्थात द वोल्टेज इंड्यूस पर कंडक्टर इज 2 वोल्ट, मतलब प्रति चालक में 2 वोल्ट है। तो हम 50 कंडक्टर फाइंड आउट किए हैं, 50 और एक में 2 वोल्ट है, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा 100 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 100 वोल्ट इंड्यूस होगा ये। ओके, चलिए इसमें देख लीजिए, दिया है ए जेड अर्थात कंडक्टर 400 दिया है, नंबर ऑफ पोल 8 दिया है। लेफ्ट वाइंडिंग के लिए, लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जो होती है नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है, अर्थात 8। ओके, एक समांतर पथ में चालक की संख्या फाइंड आउट करने के लिए हम इसको नंबर ऑफ कंडक्टर रख देंगे 400 अपॉन 8, तो हमारा 50 कंडक्टर आ जाएंगे, 50 कंडक्टर, और पर कंडक्टर हमारा 2 वोल्ट है, तो इंटू 2 कर देंगे तो हमारा 100 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ओके, 100 वोल्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोला गया है अंडर कम्यूटेशन रिजल्ट इन, अर्थात कमजोर दिक् परिवर्तक का परिणाम होता है। तो कमजोर दिक् परिवर्तक का परिणाम क्या होता है, हमारा जो ब्रश होता है, ब्रश के पिछले सिरे के ऊपर स्पार्किंग होते हैं। ओके, कमजोर दिक् परिवर्तक का परिणाम क्या होता है, हमारा जो ब्रश होता है, ब्रश के पिछले सिरे में स्पार्किंग होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है इसमें। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश, अर्थात ब्रश के पश्चिम सिरे में स्पार्किंग। ओके, इसमें देखिए, आर्मेचर रिएक्शन के कारण पश्चगामी पोल टिप पर फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाती है तथा अग्रगामी पोल टिप पर फ्लक्स की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे पश्चगामी पोल टिप पर स्पार्किंग बढ़ जाती है। यह आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है। बोला है आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो पश्च पोल टिप होती है, ओके, उसके ऊपर फ्लक्स जो होती है हमारी बढ़ जाती है। ओके, पश्च वाले पे बढ़ जाती है, और अग्र पोल टिप होती है उसके ऊपर फ्लक्स की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पिछले पे बढ़ती है, इसलिए पश्च पोल टिप, पिछले जो पोल टिप पर जो है हमारी स्पार्किंग बढ़ती है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 193। बोला गया है द आर्मेचर करंट इन ए डीसी शंट जनरेटर इज गिवन अस, अर्थात डीसी शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा का मान होगा। तो आर्मेचर धारा क्या होती है, आर्मेचर धारा हमारे आई ए इंटू आई एल, अर्थात लोअर करंट प्लस शंट करंट आई एस एच होता है। ओके, तो इसमें दिया है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई एल प्लस आई एस एच, अर्थात लोअर करंट प्लस शंट करंट। चलिए, दिया है डी, डीसी शंट जनित्र में आर्मेचर धारा का मान आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए 194। बोला गया है द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर कैन बी रीगेन बाय, अर्थात डीसी शंट जनित्र में अवशिष्ट चुंबक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो पुनः प्राप्त कैसे करते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी हमारा अवशिष्ट चुंबक खत्म हो जाता है तो उसका क्या करते हैं हम लोग, जो शंट फील्ड होता है उसमें क्या है, बैटरी को लगाते हैं। ओके, बैटरी को लगाकर
वापस उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है कनेक्टिंग द शंट फील्ड टू द बैटरी, अर्थात शंट फील्ड में बैटरी से जोड़कर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। ओके, दिया हुआ है अवशिष्ट चुंबक नष्ट हो जाने पर डीसी जनित्र के शंट फील्ड को बैटरी से जोड़कर अवशिष्ट चुंबक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से इस पर फोकस करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 195। बोला गया है इन द केस ऑफ द लेफ्ट वाइंडिंग रिजल्टेंट पिचेज, अर्थात लेफ्ट वाइंडिंग में परिणामी चूड़ी अंतराल होता है। तो ये हम जानते हैं परिणामी चूड़ी अंतराल जो होता है हमारा, ओके, वो होता है हमारा फ्रंट पिच और बैक पिच का डिफरेंस होता है। ओके, फ्रंट पिच और बैक पिच का डिफरेंस होता है। तो इसमें ऑप्शन में कौन से में दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है डिफरेंस ऑफ फ्रंट एंड बैक पिच, अर्थात सामने और पीछे पिछले चूड़ी अंतराल का अंतर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ओके, ये वाइंडिंग दी हुई है और उसमें जो रिजल्टेंट कॉइल होती है वो जो होती है, ये फ्रंट पिच हो गई हमारी और ये बैक पिच हो गई। फ्रंट और बैक पिच का रिजल्टेंट जो होता है वो होता है हमारा, ओके, डिफरेंस जो होता है वो होता है फ्रंट और बैक पिच का डिफरेंस। चलिए इसमें देख लीजिए, दिया है फर्स्ट फ्रंट पिच कम्यूटेशन। फ्रंट पिच कम्यूटेशन जो होता है वो एक सिरे पर संयोजित प्रथम कुंडली का द्वितीय चालक तथा द्वितीय कुंडली का प्रथम चालक के बीच की दूरी को हम आर्मेचर कंडक्टर के पदों में मापी जाती है और इसे फ्रंट पिच कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, एक बार रिपीट करते हैं। फ्रंट पिच किसे कहते हैं। फ्रंट पिच जो होती है एक वाइंडिंग जो होती है हमारी, ओके, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ये फर्स्ट, इसमें आपको ये फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट कंडक्टर है और ये इसका फर्स्ट कॉइल का सेकंड कंडक्टर है, ठीक है, ये कॉइल हो गई। और ये दूसरी कॉइल का ये फर्स्ट कंडक्टर है और ये दूसरे कॉइल का दूसरा कंडक्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं हम। अब देखिए इसमें फ्रंट पिच है, इसमें कम्यूटेटर के सिरों पर संयोजित प्रथम कुंडली, देखिए कम्यूटेटर के सिरों पर जो प्रथम कॉइल लगी है उसका सेकंड चालक तथा द्वितीय कुंडली का प्रथम चालक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रंट पिच कहते हैं। ओके, और आर्मेचर कंडक्टर के पदों में मापी जाती है और इसे हम फ्रंट पिच कहते हैं। और बैक पिच किसे कहते हैं। बैक पिच को देख लीजिए। बैक पिच अर्थात किसी कोइल के द्वितीय चालक, ओके, कौन से भी कोइल के द्वितीय चालक तथा उसी कॉइल के प्रथम चालक के बीच की दूरी को बैक पिच कहते हैं। ओके, कोई भी कोइल ले, भले फर्स्ट कोइल ले लीजिए सेकंड कोइल, किसी भी कोइल के सेकंड चालक और फर्स्ट चालक के बीच की दूरी को हम बैक पिच कहते हैं। ओके, अब थर्ड वाला है रिजल्टेंट पिच। ओके, रिजल्टेंट पिच जो होती है हमारे, वो क्या होता है, प्रथम कोइल का प्रथम चालक तथा द्वितीय कोइल का प्रथम चालक के बीच की दूरी को हम रिजल्टेंट पिच कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो तीनों पिच याद रखना है आपको, फ्रंट पिच, बैक पिच और रिजल्टेंट पिच, ये तीनों पूछ ली जाती है। ओके, तो आपको तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 बोला गया है इफ ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर डज नॉट प्रोड्यूस वोल्टेज आफ्टर इंस्टॉलिंग व्हाट डोज फर्स्ट एट ऑल, अर्थात यदि एक स्व प्रेरित डीसी जनरेटर स्थापना के पश्चात वोल्टेज का उत्पादन न करे तो सर्वप्रथम क्या उपाय करें। ओके, तो वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो हमारा रिवर्स फील्ड कनेक्शन को रिवर्स कर देना चाहिए। ओके, हर फील्ड कनेक्शन को रिवर्स कर देना चाहिए। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है। चलिए
तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है रिवर्स फील्ड कनेक्शन, अर्थात क्षेत्र के सभी कनेक्शन को उलट दे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। ओके, बोला गया है यदि स्थापना के बाद डीसी जनित्र वोल्टेज नहीं बन रहा है तो सर्वप्रथम फील्ड के कनेक्शन को उल्टा कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फील्ड सर्किट का कनेक्शन उल्टा जुड़ गया है, जिससे फील्ड करंट की दिशा उल्टी होने पर वोल्टेज बनने में सहायक न हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 197। बोला गया है इन ए डीसी मशीन ऑन नो लोड द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज, अर्थात लोड रहित डीसी मशीन में चुंबकीय उदासीन अक्ष होती है। तो हम जानते हैं जब लोड ये हमारा कोई जनरेटर का आर्मेचर है, ओके, और ये हमारा पोल है। ओके फ्रेंड्स, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ओके, और ये हमारा आर्मेचर हो गया। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा नॉर्थ से चलकर साउथ की ओर जाती है। ओके, और ये हमारे जीएनए होती है, ये जीएनए होती है। ओके, जीएनए अर्थात जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो जब भी हम जनरेटर को चालू करते हैं और जनरेटर नो लोड की कंडीशन में होता है, ओके, अर्थात जनरेटर पे कोई लोड नहीं होता है, तो जो हमारी एमएनए होती है वो एमएनए जीएनए के साथ में होती है। ओके, एमएनए अर्थात जीएनए और एमएनए एक ही डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जैसे ही जनरेटर के ऊपर हम लोड को डालते हैं, जो हमारे एमएनए है वो कुछ थीटा पर स्थापित हो जाती है। ओके, कुछ थीटा कोण पर स्थापित हो जाती है, फिर एमएनए यहाँ पे आ जाएगी। ओके, एमएनए लोड के साथ में बदलती रहती है। ठीक है, आपको एक बार ये रखना है, जो एमएनए होती है हमारी, एमएनए जो होती है, ओके, एमएनए ये लोड के साथ में बदलती है और नो लोड की कंडीशन में जीएनए के साथ में रहती है। और जो हमारा जीएनए होता है, ओके, जीएनए अर्थात जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये हमेशा फिक्स होती है। ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें देख लेते हैं हम। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कंसीडर विद द जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, अर्थात ज्यामितीय उदासीन अक्ष के संपाती होगी नो लोड के कंडीशन में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा हुआ डायग्राम दिया हुआ है, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। ओके, देखिए, डीसी मशीन में लोड रहित स्थिति में चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात एमएनए ज्यामितीय उदासीन अक्ष अर्थात जीएनए के संपाती होती है। ओके, संपाती होती है। तो डायग्राम दिया है, इसमें आपको हम समझा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, डायग्राम में समझा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ओके, ये आर्मेचर का रिएक्शन हो रहा है। ओके, जब नो लोड होगा तो नो लोड का ये जो हमारी 22 थीटा वाली है, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये जियोमेट्रिकल एक्सिस होती है। ओके, मतलब जीएनए होती है, ये वाली जीएनए। ओके फ्रेंड्स, जीएनए होती है। और जब नो लोड होता है तो हमारी जो एमएनए होती है, एमएनए हमारी जो एमएनए होती है, एमएनए वो इसी लाइन में होती है। ओके, एक ही लाइन में होता है ये। लेकिन क्या करता है, ये जीएनए है, लेकिन जैसे ही लोड डालते हैं तो हमारा एमएनए है कुछ थीटा पर ये स्थापित हो जाता है, फिर एमएनए ये थीटा कोण के साथ में स्थापित होने लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में और देख लीजिए। चलिए, चुंबकीय उदासीन अक्ष या तो तल ज्यामितीय उदासीन अक्ष या तल पूर्व रूप में ढके हुए है। चुंबकीय उदासीन अक्ष वह अक्ष है जिस पर स्थिर आर्मेचर वोल्ट चालकों में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है, अर्थात वह अक्ष
जिस पर आर्मेचर चालकों में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है, अर्थात वह अक्ष जो किसी आर्मेचर से गुजरने वाले फ्लक्स के लंबवत होती है। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 198। बोला गया है वाई इंटरपोल आर यूज इन डीसी मशीन, अर्थात दृष्टकारी मशीन डीसी मशीन में अंतरवर्षक पोल अर्थात इंटरपोल या अंतर ध्रुव क्यों उपयोग किए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो इंटरपोल है वो मेनली हमारे डीसी जनरेटर में एक कम्यूटेशन में सुधार के लिए यूज किया जाता है, और जो प्रतिघात वोल्टेज होता है उसका प्रतिकार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमको पहले ऑप्शन में दिया है टू काउंटरेक्ट द रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, काउंटरेक्ट द रिएक्टेंस वोल्टेज अर्थात प्रतिघात वोल्टेज का प्रतिकार्य करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, बाकी इसमें कम्यूटेशन में सुधार के लिए दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वो वाला दिया है तो वो हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब इसमें देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, दृष्ट धारा मशीन में इंटरपोल प्रतिघात वोल्टेज का प्रतिकार्य करने के लिए किया जाता है। कम्यूटेशन की इस पद्धति में कुछ स्मॉल पोल योग के लिए फिक्स्ड किए जाते हैं और मेन पोल के बीच रखे जाते हैं। ओके, इन ध्रुवों को इंटरपोल कहा जाता है। इन ध्रुवों की ध्रुवीयता जनरेटर के लिए क्या होता है, जनरेटर के लिए और मोटर के लिए साइड में स्थित मेन पोल के समान है, जहां पर ध्रुवीयता उसके पहले स्थिति मेन ध्रुव के समान होती है। यह कंफ्यूज कर रहा है, इसमें आपको मैं क्लियर करवाता हूँ। ओके, जो इंटरपोल होता है जनरेटर के केस में क्या होता है, जो इंटरपोल जो होता है वो आगे वाले मेन पोल के समान होता है। ओके, आगे वाले मेन पोल के समान होता है जनरेटर के केस में। और मोटर के केस में जो हमारा इंटरपोल होता है वो क्या होता है, जो पीछे वाले मेन पोल के समान होता है। ओके फ्रेंड, तो जनरेटर के केस में जो इंटरपोल होता है वो आगे वाले मेन पोल के समान होता है, और मोटर के केस में जो इंटरपोल होता है पीछे वाले मेन पोल के समान इसकी पोलरिटी होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 199। बोला गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड, अर्थात मुख्य क्षेत्र में आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव होता है हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के साथ में डीमैग्नेटाइजिंग होता है। ओके, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दिया है सी में, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग अस वेल अस डीमैग्नेटाइजिंग, अर्थात तिर्यक चुंबकन के साथ साथ विचुंबकन होता है। ओके, तो इसके बारे में देख लीजिए डिटेल में। ओके, डिटेल में दिया हुआ है। बोला गया है ऑप्शन सी, मुख्य क्षेत्र में आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव क्रॉस चुंबकन के साथ साथ विचुंबकन होता है। विचुंबकन प्रभाव को निरस्त करने के लिए मुख्य ध्रुवों पर अतिरिक्त शंट या श्रेणी एम्पीयर टर्न किए जाते हैं, तथा क्रॉस चुंबकन प्रभाव को निरस्त करने के लिए मशीन में अंतर्ध्रुव अर्थात इंटरपोल दिए जाते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकन तथा क्रॉस चुंबकन प्रभाव दोनों ही आर्मेचर धारा के सामर्थ्य के बढ़ने से बढ़ते हैं तथा घटने से घटते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, एक बार रिपीट कर देते हैं। जो मुख्य क्षेत्र में आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव क्रॉस चुंबकन तथा के साथ साथ विचुंबकन भी होता है, और इसमें याद रखने वाली मेन चीज़ हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए, विचुंबकन, ओके, विचुंबकन प्रभाव को हटाने के लिए या निरस्त करने के लिए, विचुंबकन प्रभाव को निरस्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेन पोल होते हैं, मेन पोल में क्या करते हैं, अतिरिक्त शंट या श्रेणी एम्पीयर टर्न लगाते हैं विचुंबकन को
निरस्त करने के लिए। ओके, लेकिन क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को निरस्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी बात जो आर्मेचर धारा होती है, आर्मेचर धारा की सामर्थ्य जो होती है वो बढ़ने के साथ क्रॉस चुंबकन बढ़ता है और घटने के साथ में घटता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 200। बोला गया है इफ इन ए डीसी मशीन द रेशियो ऑफ कांस्टेंट लॉसेस टू आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 2, देन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग वोल्ट बी। अर्थात यदि एक डीसी मशीन में नियत हानियां और आर्मेचर प्रतिरोध का अनुपात 2 है, तब अधिकतम दक्षता पर प्रवाहित धारा का आयाम क्या होगा, पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम इफिशिएंसी के कंडीशन में जो हमारा वेरिएबल लॉस होता है, अर्थात कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है, आयरन लॉस के बराबर होता है। ओके, वेरिएबल लॉस को हम कॉपर लॉस बोलते हैं और कांस्टेंट लॉस को हम आयरन लॉस बोलते हैं। ओके, तो मैक्सिमम इफिशिएंसी कंडीशन में कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होता है। ओके, तो हमको ये पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा आई ए स्क्वायर आर ए बराबर पी सी होता है। ओके, अब आई ए के लिए क्या होगा, आई स्क्वायर है तो आई ए बराबर अंडर रूट आई का स्क्वायर, इसलिए अंडर रूट पी सी अपॉन आर ए, अर्थात अंडर रूट 2 हो जाएगा। और अंडर रूट 2 का वैल्यू क्या होता है हम जानते हैं 1.414 हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है 1.414 ए। ओके, तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1.414 एम्पियर। ओके, तो इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए नियत हानि या आर्मेचर कॉपर हानि, ओके, कॉपर लॉस कॉपर पावर लॉस के लिए बराबर आई स्क्वायर आई ए स्क्वायर आर ए। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है। वेरिएबल लॉस हमारा कॉपर लॉस है और कांस्टेंट लॉस आयरन लॉस है। ओके, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई ए स्क्वायर इंटू आर ए इजकल पी सी। उसके बाद में जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो है अंडर रूट 2 आ जाएगा और अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है हमारा 1.414 एम्पियर हो जाएगा आई ए का वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के जो हमारा पार्ट 4 था इसमें हम 200 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। ओके फ्रेंड्स, और आने वाले वीडियो में और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा डीसी जनरेटर चल रहा है, ये चारों पार्ट जो है हमारे डीसी जनरेटर के रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे जो हमारे वीडियो अभी इतने 4 पार्ट देख के कि हमारा क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, लेवल कितना अप रहता है और कितना डाउन रहता है और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इसमें आई मीन रिपीट होते हैं, वो आप इसमें समझ गए होंगे। ओके, और न्यूमेरिकल तो बिल्कुल गिने चुने हैं और वो न्यूमेरिकल हम इतने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए हैं कि आप उसको आपके हैबिट में आ जाएंगे वो न्यूमेरिकल और आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको जो हमारी यूथ पब्लिकेशन की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ये आपको पसंद आ रही होगी। ओके फ्रेंड्स, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहे होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और फ्रेंड्स, जितने भी आपके टेक्निकल फील्ड रिलेटेड फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो सेंड करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।